अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद आफ्टर ईद वैकेशन हम साइंस के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको पिछले लेक्चर्स के बारे में कुछ याद होगा तो हमने लास्ट लेक्चर साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हम अपने उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम उस चैप्टर में अब तक किन टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं, आइए उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने सबसे पहला इफ़ेक्ट जो देखा था वो था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आप सब जानते हैं, इतनी नॉलेज तो आपको ये मिल गई होगी कि जब भी किसी कंडक्टर में से या वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट होती है। अब उसी जनरेट हुई हीट को हम कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उस हीट को हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं। उसको समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल देखा था, इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल देखा था, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का भी एग्जांपल देखा था, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ हम करते हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद चैप्टर नंबर 4 का जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इतना स्टूडेंट आप सब ये बातें जान लीजिए कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो आप तो ये जानते हैं कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। एक बात और मैंने आपको बताया था कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ध्यान से सुनिए इस बात को कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इसको समझने के लिए हमने कई सारे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए थे। इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद कि वायर में से जब करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसके बाद हमने ये देखना शुरू किया था कि उस प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड होता है, और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, मतलब वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किए थे। आइए उन टॉपिक को मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कर दूँ आपके सामने, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर सकें, और उसके बाद आज हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये देखिए आपके वो टॉपिक्स जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए थे। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे होंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी के नीचे ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, इस प्रैक्टिकल को हमने परफॉर्म किया था ये समझने के लिए कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसका इफेक्ट हमने मैग्नेटिक नीडल पे देखा था और उसके डायरेक्शन को भी समझा था। इस प्रैक्टिकल से हमने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि यस, वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस बात को इन्वेंट करने वाले या इस बात का पता लगाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड थे, जिन्होंने इस बात के बारे में पता लगाया था। और आज हम उन्हीं के इन्वेंशन को यूज़ कर रहे हैं। उनके बाद हमने जो सबसे पहला टॉपिक कवर किया था वो ये था कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो उसमें से जब हम करंट फ्लो करेंगे तो उस करंट फ्लो होने की वजह से जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी। मतलब हम 3 क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड होगा, और उसका डायरेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने ये 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है, और उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, और उसका मैग्नीट्यूड करंट पे डिपेंड करता है। ये चीज़ भी हम यहाँ पढ़ चुके थे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो आपके सामने है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। यानी कि अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर के बजाय ऐसे किसी कंडक्टिंग वायर को यूज़ करें जो सर्कुलर लूप के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे
एक फिगर नंबर 4.8 देख रहे हैं। वहाँ पर आपको जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो कंडक्टर लूप है। उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड होता है, इन सारे टॉपिक को हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तीसरा टॉपिक जो हमने कवर किया था वो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, यानी कि जो सोलेनॉइड होता है उसमें से जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड होगा, और इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्टडी किया था। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लेक्चर को देखने के पहले आप ये लास्ट वाले लेक्चर यानी इन तीनों टॉपिक को एक बार रिवाइज करके देख लें। आइए आज के इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनिए हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ कि जो फोर्स है वो एक्ट होता है किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर। कहाँ पर? जब वो कंडक्टर किधर हो? मैग्नेटिक फील्ड में हो। अगर आप इस हेडिंग को ध्यान से स्लोली पढ़ोगे तो आपको इसका टॉपिक खुद ही समझ में आ जाएगा और ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि हमें पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर हो जिसमें से करंट पास हो रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स जनरेट होता है या फोर्स एक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा हो तो उस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। यही हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि आप इस बात को मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर रखा जाएगा जिस पे उस कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा हो? करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस टाइम पे उस पे फोर्स एक्ट होता है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इस पूरे प्रैक्टिकल को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इस प्रैक्टिकल को रीड करिएगा। मैं आपको एक बात यहाँ समझा देता हूँ, आपको उस चीज़ों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस किया गया है वो जो यू शेप का मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया गया है और बीच में एक वायर है जो स्ट्रेट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास हो रहा है। और जब हम उस वायर में से करंट फ्लो कराएंगे तो ये पूरा हमारे टॉपिक को मैच करता है। अब आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है और उसी की वजह से वायर मूव करता है। इन चीज़ों को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम दिख रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक आपका सी मैग्नेट है और उसके बीच में से कॉपर वायर पास हो रहा है और उसको समझाने के लिए हमारे पास तीन छोटे छोटे से स्कीमेटिक डायग्राम बनाए गए हैं, ए, बी एंड सी। अगर आप डायग्राम ए को ऑब्जर्व करें तो उसमें से करंट पास नहीं हो रहा, डायग्राम ए से करंट पास नहीं हो रहा। तो जब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा तो वहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता। अगर हम डायग्राम बी को ऑब्जर्व करें, जब उसमें से करंट बॉटम से स्टार्ट होकर के टॉप की तरफ मूव कर रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, तो उसका डायरेक्शन आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वायर है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा और वो वायर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। ध्यान रहे कि ये कंडक्टिंग वायर कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। बात समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा वायर रखना है जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे उसी वायर पे फोर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। इस बात को हम यहाँ पे डायग्राम नंबर बी में समझ सकते हैं कि जब हमने करंट पास किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो उस स्ट्रेट कंडक्टर यानी वायर का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता हुआ दिखाई देगा आपको डायग्राम में। उसके बाद अगर हम डायग्राम नंबर सी को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि जब हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, यानी हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इस बार जो वायर का ऊपर फोर्स एक्ट हुआ है वो राइट हैंड साइड की तरफ आपको ऑब्जर्व हो रहा है।
तो इस डायग्राम के थ्रू या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर रखा जाए जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसी कंडक्टर पे हम फोर्स को एक्ट होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, इसी बात को समझने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर प्रोड्यूस किया हुआ है, या लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि हम इस प्रैक्टिकल को अपने लेफ्ट हैंड रूल से कैसे समझ सकते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ कि हमने अभी जो प्रैक्टिकल या जो एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि फोर्स एक्ट होता है किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। वो कंडक्टर कहाँ होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड के थ्रू हम इसे बआसानी याद रख सकते हैं। आपको करना ये होगा कि अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से ओपन करना है कि ये तीनों फिंगर यानी कि थंब, आपका फोर फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हैं। तो इसमें से हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा फोर फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, हमारा जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी हैं। पहले ये दोनों होगा, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। आपको टॉपिक याद होगा कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम किसके थ्रू दिखा रहे हैं, फोर फिंगर के थ्रू दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो आपका मिडल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर वो दोनों इस तरह से है तो तब जाके जो हमारा कंडक्टर होगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, और उस एक्ट होने वाले फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप उसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट, मैं इसे आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके थ्रू हम आसानी से हर उस सिचुएशन में फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये पता हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसा है। तो आप पता लगा सकते हो कि फोर्स किस तरह से एक्ट होगा और उसका मोशन कैसे होगा। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, और आप उसे इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, आप इस वक्त स्क्रीन पे जो टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा वही है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसे यहाँ मैंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट को साथ में रखते हैं तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, और उस फोर्स के डायरेक्शन को हम थंब के थ्रू दिखा सकते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इसे कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसे आप याद भी कर लें। आप स्टेटमेंट में आपको, जैसा कि मैंने बताया था, कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से ओपन करेंगे जिसमें से आपका जो फोर फिंगर होगा यानी कि इंडेक्स फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। आपका मिडल फिंगर जो है, आपका मिडल फिंगर वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तब जा करके आपका जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसी चीज़ को स्टेटमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। Stretch the forefinger, the central finger and the thumb of your left hand mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other का मतलब होता है बच्चों कि वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हुए दिख सकता है। उसके बाद आप इन दोनों पे भी देख सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे पे राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने थंब को और अपने फोर फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को आपको क्या करना है, मिडल फिंगर को ओपन करना है। तब जा करके आप आसानी से मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है, एक बार आप फिर देख लीजिए। स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
इफ़ द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनिए, इफ़ द फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंट्रल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। तो स्टूडेंट, अब मैं ये उम्मीद करूं कि आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको आसानी के लिए ये बता दूं कि हमारा जो टॉपिक था, फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी टॉपिक को हमने याद रखने के लिए या उस फोर्स के डायरेक्शन का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किया है। अब जब ये चीज़ हमें पता चल गई कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर रखेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है या उस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली यूज़ करने लगे बहुत सी चीज़ों में, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट, अगर आप अपने चैप्टर को पेजेस वाइज ऑब्जर्व करोगे तो आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल यही है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग है वो इसी प्रिंसिपल पे होता है कि फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे होती है। स्टूडेंट, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक मोटर का, और मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक मोटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो अभी अभी हमने प्रीवियस टॉपिक को कवर किया है। एक बार फिर वो प्रिंसिपल सुन लीजिए। फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर होगा जिसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो उसी कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर में, और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे होती है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आपके लिए डेफिनेशंस है कि इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहा गया है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर। हम सब जानते हैं कि ऐसा मशीन या ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे हम डिवाइस को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। और ये मोटर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है। आप जानते हैं कि हम उसे फ़ैन में देख सकते हैं, हम उसे रेफ्रिजरेटर में देख सकते हैं, हम उसे वॉशिंग मशीन में देख सकते हैं, हम वाटर पंप में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर में जो यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहला आर्मेचर कॉइल है, जिसे यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो ABCD नाम का जो आपको एक कॉइल दिख रहा है, इसे आर्मेचर कॉइल कहा जाता है। अब ये आर्मेचर कॉइल कैसे होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पे लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन आयरन कोर, यानी कि एक आयरन की रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट होती है और उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया जाता है? वाउंड किया जाता है, और तब जाके वो आर्मेचर कॉइल बनता है। यहाँ पर डायग्राम में ABCD नाम का जो आप स्क्वायर देख रहे हैं या रेक्टेंगुलर शेप की जो प्लेट देख रहे हैं, उसे हम आर्मेचर कॉइल का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो काम होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। क्या प्रिंसिपल था कि एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टर होगा जिसमें से करंट फ्लो होगा, तब उस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसे आप यहाँ पर डायग्राम में ग्रीन कलर में N और S के फॉर्म में देख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दो चीज़ें होने के बाद हमारे पास तीसरा जो है वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, बहुत ही यूज़फुल पार्ट है इलेक्ट्रिक मोटर का, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्टूडेंट, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। अगर आपको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में या उसकी वर्किंग के बारे में जब और ज़्यादा या और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप उससे क्लास खुलने के बाद, स्कूल ओपन होने के बाद प्लीज़ मुझे पूछिएगा, मैं आपको उसकी पूरी तरह से वर्किंग समझाऊंगा। यहाँ पर
एनिमेशन के थ्रू जितनी कोशिश होगी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एक्चुअल में क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हेल्प्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि दो हाफ रिंग है जो डार्क ग्रीन कलर में आप नीचे की तरफ देखोगे, R1 एंड R2 ऑफ मेटेलिक रिंग। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर राउंड राउंड घूमता है जब हमारा आर्मेचर कॉइल घूमेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल ये हमारा तीसरा पार्ट है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। क्या होते हैं, दो मेटेलिक हाफ रिंग होती है जिनका कनेक्शन वायर के साथ होता है, जो वायर आर्मेचर कॉइल से नीचे की तरफ आ रहा है। चौथा जो पार्ट है वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस इसको नाम दिया जाएगा, जो आप यहाँ पर B1 और B2 येलो कलर में आप डायग्राम में देख रहे होंगे। B1 और B2 कार्बन ब्रशेस, कार्बन का होने की वजह से इसमें से करंट पास होगा और ये करंट फिर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो डार्क ग्रीन कलर है उसमें फ्लो होगा। तो ये हमारे 4 टॉपिक। और अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं मोटर जो वर्क करता है वो किस पे करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इसके लिए हमें नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि बैटरी भी प्रोवाइड की गई है और प्लस माइनस वहाँ पे सेट ऑफ बैटरी यूज़ किया गया है। तो ये 4-5 टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमको मोटर में इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको अब तक इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले पार्ट्स के बारे में बताया। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करता है। यहाँ मैं आपको इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट बता दूं कि इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको 4 मार्क्स के ब्रीफ आंसर में पूछा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले आप जब आपको आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर का डेफिनेशन लिखेंगे जो ऊपर की तरफ है। उसके बाद इसमें यूज़ होने वाला प्रिंसिपल, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो मैंने अभी पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि क्या बताया था आपको मैंने, फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रिंसिपल को भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे करके आपको आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ब्रशेस और बैटरी के बारे में लिखना होगा। इन 5 टॉपिक को कवर करने के बाद आपका स्टार्ट होगा वर्किंग, और आप हेडिंग देंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और वर्किंग को आप यहाँ समझने के लिए शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, यानी कि आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे आर्मेचर कॉइल के ऊपर दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट को दिखाया गया है ABCD, यानी करंट अगर ABCD डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसी प्रिंसिपल को यूज़ करके जो आपका AB साइड है, आर्मेचर कॉइल का AB साइड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप कुछ इस तरह से उसे समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है, आर्मेचर कॉइल। जब करंट फ्लो होगा तो AB साइड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाएगा। आप यहाँ समझिए, जो AB साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएगा और CD साइड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। ये आपका आर्मेचर कॉइल था ऐसा। जब करंट फ्लो होगा तो AB वाला साइड ऊपर की तरफ जाएगा और CD वाला साइड नीचे की तरफ मूव होगा। ये हाफ रोटेशन होता है। हाफ रोटेशन होने के बाद यहाँ पर इनर्शिया का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर कि वर्टिकल कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वर्टिकल होने के बाद ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद जब ये मोशन फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद जब ये आपका आर्मेचर कॉइल इस तरह से मोशन करेगा, हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट पास करेंगे तो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। उसी फोर्स के एक्ट होने की वजह से आपका आर्मेचर कॉइल ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगा। घूमने की वजह से वो वर्टिकल कंडीशन में हो जाएगा और नीचे से उसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ये इनर्शिया की वजह से ये कॉइल पूरी तरीके से फिर से घूमता है। इनर्शिया आपको समझता होगा, जैसे कि फ़ैन ऑफ करने के बाद, फ़ैन का स्विच ऑफ करने के बाद भी वो फ़ैन मोशन में रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये जब ऐसे घूमता है उसके बाद आपका यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है बॉटम से। उसके बाद भी ये आपका आर्मेचर कॉइल वर्टिकल कंडीशन से हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद उसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। मतलब कि एक बार ये आपका जो कॉइल है ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ तो ऐसे राउंड 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 घूमते रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मोटर के अंदर।
ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ कोशिश किया है आपको वर्किंग ऑफ मोटर समझाने की। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस के थ्रू पे आपको इसको मैं समझा सकूँ। तो आज के इस छोटे से लेक्चर को मैं यहीं पर फिनिश करना चाहूँगा। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ होता है उस चीज़ को हमने यहाँ देखा। मैं लेक्चर को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि क्या पढ़ाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि फोर्स एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रिंसिपल को हमने समझा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और लेफ्ट हैंड रूल का मैं फिर एक यूज़ बता दूं कि इस लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि अगर जब कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा कंडक्टर रखा जाएगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसमें जब फोर्स एक्ट होगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन हम थंब के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका 4 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो मिडल फिंगर है वो करंट, और थंब जो है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम बहुत सारी मशीनरी यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे टॉपिक में था इलेक्ट्रिक मोटर। उसका कंस्ट्रक्शन देखा हमने कि क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं, उसके बाद हमने उसका वर्किंग भी समझने की कोशिश की है। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। Fleming's left-hand rule. In the earlier section, we studied about a motor. But how can we determine in which direction will this motor rotate if direction of magnetic field and current is given? We will discuss one rule, the Fleming's left-hand rule, on the basis of which we can find the direction of force, the rotating direction of armature coil for the given direction of magnetic field and current. According to this rule, if you arrange your left hand in such a way that your thumb, first finger and second finger all point at right angles to one another, and if your first finger is pointing in the direction of the magnetic field, second finger is pointing towards the direction of current, then the thumb will give you the direction of the force. Let us check out the left-hand rule once more against the animation. Have you understood the rule? No? Okay. Now let's understand this by taking a simple circuit. Now arrange your left hand with thumb, first finger and second finger all pointing at right angles to one another. Now point your first finger in the direction of the magnetic field. Point your second finger in the direction of current. According to Fleming's left-hand rule, the thumb will give the direction of force. In this case, the conductor will experience a force in upward direction, or it will move up